धरती पर कुछ दृश्य ऐसे हैं जो पहली नजर में ही अविश्वसनीय लगते हैं, जैसे रंगों ने अपने नियम तोड़ दिए हों, जैसे चट्टानें किसी कलाकार ने तराशी हों, और जैसे पानी, रेत, बर्फ या आग अपनी तय सीमाएं भूल गए हों। इन जगहों की बनावट, आकार और रोशनी का खेल हमारे दिमाग को बार बार सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या यह सच में प्रकृति है या किसी दूसरी दुनिया की झलक। आज हम उन्हीं असंभव अजूबों की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां वास्तविकता भी कल्पना से आगे दिखाई देती है। नंबर 1, एल पेनॉन द ग्वातापे, पत्थर का अकेला महाकाय, समय का बचा हुआ कोर। एल पेनॉन द ग्वातापे को दूर से देखें तो यह सिर्फ एक बड़ी चट्टान नहीं लगता, बल्कि धरती के भीतर छुपे किसी प्राचीन ढांचे का खुला हुआ कोर लगता है। इसे ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज का विशाल मोनोलिथ माना जाता है, जो बहुत पुराने समय में गहराई से उठते मैग्मा से बना और फिर लाखों साल की कटाव प्रक्रिया में आसपास की नरम परतें मिटती चली गईं, लेकिन यह कठोर हिस्सा टिक गया। इसकी ऊंचाई लगभग 650 फीट करीब है और कहा जाता है कि इसका बड़ा भाग अब भी जमीन के भीतर दबा हुआ है, यानी जो आप ऊपर देखते हैं वह पूरी कहानी नहीं है। इस मोनोलिथ पर एक प्राकृतिक दरार साफ दिखाई देती है, जो इसे दो हिस्सों में बांटती हुई एक सीधी खड़ी नाली जैसी बन जाती है। उसी असमान दरार के सहारे जिगजैग सीढ़ियां बनाई गईं, जो दीवार में गहराई तक जकड़ी हैं, और इसी वजह से यह संरचना दूर से तुरंत पहचान में आ जाती है। 700 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना आमतौर पर 15 से 25 मिनट ले सकता है, लेकिन ढलान लगभग खड़ी होने के कारण यह चढ़ाई तनाव और रोमांच दोनों पैदा करती है। ऊपर पहुंचकर नीचे फैली झीलों और हरियाली का दृश्य ऐसा लगता है जैसे आप किसी अत्यंत प्राचीन शिला के कंधे पर खड़े होकर दुनिया को देख रहे हों, और यही अनुभव इसे यादगार बना देता है। नंबर 2, ग्रुनबी गार्डन सिटी, गोलाकार बसाहट जहां डिजाइन भी प्रकृति जैसा लगे। ग्रुनबी गार्डन सिटी को देखकर सबसे पहले यही लगता है कि इंसान ने बस घर नहीं बनाए, बल्कि जमीन पर एक ऐसी योजना उकेरी है जो ऊपर से देखने पर किसी ज्यामितीय नक्शे जैसी दिखाई देती है। यह इलाका अंतिम हिमयुग की हिमानी मिट्टी पर विकसित माना जाता है। पत्थर, चिकनी मिट्टी और रेत का ऐसा मिश्रण जो पानी को तेजी से निकाल देता है और गर्मियों में स्थिर, टिकाऊ बागवानी को समर्थन देता है। पूरे क्षेत्र में 24 बड़े बड़े गोल घेरे हैं और हर एक घेरा 14 बगीचे प्लॉट्स के साथ एक सटीक समकेंद्रीय बनावट में तैयार किया गया बताया जाता है। यहाँ की वनस्पति भी इसी मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से चुनी गई। नॉर्डिक सेब, आलू बुखारा, गूजबेरी, जंगली अंगूर और ठंडे मौसम में खिलने वाले कई फूल जो खनिज समृद्ध जमीन में बेहतर टिकते हैं। ऊपर से देखें तो ये सभी घेरे मिलकर एक दुर्लभ वृत्त जाल बनाते हैं, जिसे शहरी डिजाइन के अध्ययन में भी अक्सर उदाहरण की तरह लिया जाता है, क्योंकि यह सीधी धुरी वाली सामान्य बसाहट जैसा नहीं दिखता। घुमावदार रास्ते, बीच की खुली हरियाली और घेरे के भीतर भीतर चलती आवाजाही सब मिलकर इस जगह को ऐसा बनाते हैं जहां समुदाय खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आता दिखाई देता है। नंबर 3, मॉन्ट सेंट मिशेल, ज्वार का किला, समुद्र की घड़ी पर चलता द्वीप। माउंट सेंट मिशेल को समझने के लिए पहले उसकी चट्टान को देखिए। यह लगभग 260 फीट ऊंचा ग्रेनाइट का ऐसा पिंड माना जाता है जिसकी जड़ें बेहद प्राचीन काल तक जाती हैं और जिसने सदियों तक हवा और लहरों की लगातार मार सहकर भी अपनी कठोरता बनाए रखी। लेकिन इसकी असली असंभव पहचान चट्टान नहीं, ज्वार है। यहाँ का ज्वार लगभग 46 फीट तक उठ सकता है और यह सिर्फ पानी का बढ़ना घटना नहीं लगता, बल्कि एक पूरा यांत्रिक खेल लगता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, उथलने पानी की प्रकृति और खाड़ी की फनल जैसी बनावट मिलकर पानी को तेजी से ऊपर की तरफ धकेलती है, जैसे समुद्र को किसी संकरे रास्ते से दबाकर आगे भेजा जा रहा हो। जब ज्वार पीछे हटता है तो रेत और गाद की पतली परतें हर साल थोड़ा थोड़ा जमा होकर एक चमकदार समतल सतह बनाती हैं और उसी सूखे विस्तार पर चलते हुए आपको साफ महसूस होता है कि यह जमीन स्थिर नहीं, बन रही है, हर मौसम में नई परतें जोड़ती हुई।
इसी ग्रेनाइट आधार पर 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बने ढांचों में भार वितरण का ऐसा अनुशासन दिखता है जहां मेहराबों का दबाव, पत्थरों की लॉकिंग और झुकी दीवारों का कोण सब मिलकर वजन को नीचे घने ग्रेनाइट में उतारते हैं। आधुनिक त्रिआयामी लेजर स्कैनिंग में मौसमी बदलाव के बावजूद बहुत सूक्ष्म विस्थापन दर्ज होने की बात कही जाती है, जो इस जगह की असाधारण स्थिरता का संकेत देता है, खासकर तब जब आसपास पानी का दबाव और गति लगातार बदलती रहती है। सबसे गहरा अनुभव तब आता है जब आप सूखी रेत पर चल रहे होते हैं और कुछ ही घंटों में तेजी से लौटती सीमा लहरों को देखते हैं, मानो समुद्र अपनी शर्तों पर वापस आकर पूरे भूदृश्य को फिर से घेर रहा हो। यही वह दृश्य है जो माउंट सेंट मिशेल को सिर्फ सुंदर नहीं, असंभव बना देता है। नंबर 4, मॉरिशस अंडर वाटर। वाटरफॉल, समुद्र के भीतर गिरता समंदर, आंखों का सबसे बड़ा भ्रम। मॉरिशस का अंडर वाटर वाटरफॉल असल में पानी का झरना नहीं है, फिर भी इसे देखकर दिमाग यही मान लेता है कि समुद्र के भीतर कोई विशाल जलप्रपात गहराई में गिर रहा है। यही इसकी सबसे रहस्यमयी ताकत है। यह जगह प्रकृति का ऐसा दृश्य भ्रम रचती है जहां रेत और गाद की धाराएं एक ढलान के साथ बहती हुई अचानक गहरे नीले अभिस की तरफ खींचती दिखती हैं। ऊपर से देखने पर, खासकर साफ मौसम और सही कोण में, हल्का फिरोजी उथला पानी और उसके पास मौजूद गहरा नीला सागर इतनी तेज सीमा बनाते हैं कि वह सीमा मानो किनारा नहीं, एक खाई लगती है और उसी खाई में बहती रेत लोगों को गिरते झरने जैसा दृश्य देती है। इस इलाके के पास समुद्र की तलहटी अचानक बहुत नीचे चली जाती है। कहा जाता है कि आसपास का ड्रॉप कई हजार फीट तक पहुंचता है और यही गहराई का फर्क रंगों को अलग अलग स्तरों में बांट देता है। ऊपर का पानी कांच जैसा चमकता है और थोड़ा आगे वही रंग एकदम अंधेरे नीले में बदल जाता है। मॉरिशस का भूगोल भी इस दृश्य को और अलग बनाता है, क्योंकि यह एक ज्वालामुखीय पृष्ठभूमि वाला द्वीप है जिसकी तटीय, शेल्फ और समुद्री ढलान बहुत साफ तरीके से दिखाई देने वाली परतें बनाते हैं। इतिहास में यह इलाका लंबे समय तक समुद्री यात्रियों के लिए दिशा चिन्ह जैसा रहा, क्योंकि हिंद महासागर में ऐसे स्पष्ट रंगभेद और तटीय कटाव नेविगेशन में संकेत बन जाते थे। जब कोई यात्री इस जगह को अपनी आंखों से देखता है तो सबसे ज्यादा असर उस हिंसक कंट्रास्ट का होता है, जहां शांत, उथला, पारदर्शी पानी एक कदम बाद ही गहरी अंधेरी दुनिया में बदलता दिखता है। यही कारण है कि यह दृश्य सिर्फ सुंदर नहीं लगता, यह वास्तविकता के नियमों पर सवाल खड़ा करता है, जैसे समुद्र के भीतर भी कोई दूसरा समुद्र गिर रहा हो। नंबर 5, लेंसोइस मारान्हेंसिस। रेगिस्तान में झीलें, पानी और रेत का असंभव गठबंधन। लेंसोइस मारान्हेंसिस उन जगहों में से है जो रेगिस्तान की आपकी परिभाषा को सीधे तोड़ देती है, क्योंकि यहाँ सफेद रेत के विशाल टीले हैं, हवा से बनती लहरदार धारियां हैं और दूर तक फैला हुआ सूखा विस्तार है। लेकिन उसी के बीच बीच में नीले पानी की झीलें चमकती हैं, जैसे किसी ने रेगिस्तान पर अचानक आसमान के टुकड़े रख दिए हों। यह क्षेत्र बहुत बड़े इलाके में फैला माना जाता है, जहां टीले लगातार बदलते रहते हैं, कभी ऊंचे कभी नीचे, और हर साल हवा की दिशा के साथ इनका नक्शा थोड़ा नया हो जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ अच्छी मात्रा में बारिश होती है और वह पानी रेत के नीचे मौजूद एक अपेक्षाकृत सख्त परत के ऊपर टिक जाता है। परिणाम यह होता है कि बरसात के महीनों के बाद हजारों मौसमी जलकुंड बनते हैं, कुछ लंबे, कुछ गोल, कुछ ऐसे कि उनके किनारे रेत की सफेद दीवारों से घिरे रहते हैं और पानी का रंग हल्का फिरोजी से लेकर गहरा नीला तक बदलता दिखाई देता है। जब पानी अपने चरम पर होता है तो एक ही नजर में अनेक झीलें साथ दिख सकती हैं और सफेद नीले का यह पैटर्न इतना साफ होता है कि यह जगह किसी दूसरी ग्रह भूमि जैसी लगती है। यही वजह है कि इसे अक्सर प्राकृतिक विरोधाभास कहा जाता है। रेत जो पानी को सोखनी चाहिए, वही यहाँ पानी को मंच की तरह थामे रहती है। इस इलाके की खूबसूरती स्थायी नहीं, अस्थायी है। झीलें आती हैं, कुछ महीनों में घटती हैं,
फिर गायब हो जाती हैं और अगली बारिश में नया नक्शा बन जाता है। इसी अस्थिरता में इसका सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। यह आपको याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ स्थिर दृश्य नहीं, बल्कि एक चलता हुआ सिस्टम है जो सही मौसम में रेगिस्तान को भी पानी का कैनवास बना सकता है। नंबर 6, दानाकिल अवसाद, धरती की फटती सतह जहां जीवन और विनाश साथ दिखें। दानाकिल अवसाद को देखकर लगता है जैसे आप किसी सामान्य भूदृश्य में नहीं, बल्कि धरती के भीतर चल रही प्रक्रिया के खुले मैदान में खड़े हैं। यह इलाका उस जगह पर माना जाता है जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग होने की दिशा में खिंच रही हैं, और यही खिंचाव पृथ्वी की पपड़ी को असामान्य रूप से पतला और अत्यधिक सक्रिय बना देता है। कहा जाता है कि यह रिफ्टिंग प्रक्रिया लाखों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है, यानी यहाँ का भूगोल पूरा नहीं हुआ, अभी बन रहा है। इसी कारण कई वैज्ञानिक इसे उस दीर्घकालिक चक्र का हिस्सा मानते हैं जो बहुत दूर के भविष्य में एक नए महासागर की दिशा में भी जा सकता है। दानाकिल का एक और चौंकाने वाला पहलू इसकी ऊंचाई है। यहाँ के कुछ हिस्से समुद्र तल से नीचे तक जाते हैं, जिससे गर्मी, वाष्पीकरण और रासायनिक जमा प्रक्रियाएं अलग स्तर पर काम करती हैं। नतीजा यह होता है कि आपको एक ही क्षेत्र में नमक के मैदान, अत्यधिक खारे उबलते जलकुंड, टूटे फूटे दरारदार तल और सक्रिय सल्फर वेंट्स दिखाई देते हैं, ऐसे रंगों के साथ जो पीले, हरे, सफेद और जंग जैसे टोन बनाकर दृश्य को अवास्तविक बना देते हैं। कई जगहों पर गैसों की गंध और गर्म हवा का दबाव साफ महसूस होता है, जैसे जमीन सांस ले रही हो। इसी चरम रसायन और सतह गतिविधि की वजह से कुछ स्थानों को मंगल या बर्फीले चंद्रमाओं जैसी परिस्थितियों के एनालॉग के रूप में भी देखा जाता है, जहां वैज्ञानिक चरम वातावरण में जीवन की संभावनाओं और सीमाओं को समझने की कोशिश करते हैं। दानाकिल का असर सिर्फ सुंदरता से नहीं आता, इसका असर उस एहसास से आता है कि यहाँ धरती का फ्रेमवर्क खुला पड़ा है, जहां आप सीधे देख सकते हैं कि ग्रह कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है और कैसे हर पल नई वास्तविकता बनाता है। नंबर 7, डेविल्स टॉवर, आसमान को चीरते स्तंभ, पत्थर की अकेली सत्ता। डेविल्स टॉवर को पहली बार देखने पर सबसे अजीब बात इसका अकेलापन लगता है। चारों तरफ फैला समतल घास का मैदान और उसके बीच अचानक एक विशाल पत्थरीला स्तंभ, जैसे धरती ने खुद अपने भीतर से कोई निशान खड़ा कर दिया हो। यह संरचना एक प्राचीन मैग्मा निर्माण मानी जाती है, जो कभी बहुत गहराई में बना था और फिर लाखों साल की कटाव प्रक्रिया ने आसपास की नरम चट्टानों को हटाकर इस कठोर कोर को बाहर प्रकट कर दिया। इसकी ऊंचाई लगभग 860 फीट के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसकी असली पहचान ऊंचाई से ज्यादा उसकी बनावट है। ऊपर तक जाते हुए आपको खड़ी खड़ी एक जैसी ज्यामितीय धारियां दिखती हैं, मानो किसी ने पत्थर को सटीक खंडों में बांटकर सीधे ऊपर खड़ा कर दिया हो। इन खंडों को अक्सर षटकोणीय स्तंभों की तरह वर्णित किया जाता है, जो ठंडा होते मैग्मा के सिकुड़ने और व्यवस्थित दरारों से बनने वाली प्रक्रिया का संकेत देते हैं। टॉवर के आधार पर पुरानी तलछटी परतें और उनका टूटता उठता क्रम बताता है कि यह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि लंबे भू इतिहास का खुला पन्ना है। यह क्षेत्र संरक्षित भी है, जिससे इसका दृश्य और प्रभाव लगभग वैसा ही बना रहता है। कम मानव हस्तक्षेप, अधिक प्राकृतिक दबदबा। कई स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए यह स्थान आज भी पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ परंपराओं और आधुनिक प्रबंधन के बीच संतुलन रखा जाता है ताकि सांस्कृतिक सम्मान बना रहे। जब आप इसके बिल्कुल नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो स्तंभों की सीधी रेखाएं आपकी दृष्टि को पकड़ लेती हैं और दिमाग को एक ही सवाल पर रोक देती हैं। प्रकृति ने इतना सटीक, इतना निर्मित सा आकार आखिर कैसे बना दिया? यही एहसास डेविल्स टॉवर को साधारण भू आकृति नहीं रहने देता। वह एक ऐसी संरचना बन जाता है जो वास्तविक होते हुए भी असंभव लगता है। नंबर 8, खाओ ची चान, पहाड़ पर उकेरा बुद्ध, पत्थर में बंद हुई श्रद्धा। खाओ चाण की सबसे पहली खासियत यही है कि यहाँ मूर्ति कहीं रखी हुई नहीं है,
यहाँ पूरी एक पहाड़ी ही मूर्ति बन गई है। एक लगभग खड़ी चूना पत्थर की दीवार को चुना गया और उसी विशाल सतह पर बैठी मुद्रा में बुद्ध की आकृति को इतनी सटीकता से उकेरा गया कि दूर से देखने पर भी रेखाएं साफ पड़ी जाती हैं। यह आकृति किसी छोटे आकार का शिल्प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने का स्मृति चिन्ह है, जिसकी चौड़ाई सैकड़ों फीट के आसपास बताई जाती है और कुल क्षेत्रफल हजारों वर्ग फीट में फैलता है। जो बात इस स्थान को असंभव सा बनाती है वह सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि उसका तरीका है। यहाँ आकृति को काट छांट कर पत्थर का नया रूप नहीं बनाया गया, बल्कि पहाड़ की अपनी बनावट, उसका ढलान और उसका खुरदरापन, इन्हीं सीमाओं के भीतर रेखाएं बनाई गई और वही रेखाएं धीरे धीरे एक पूर्ण छवि में बदल गई। कहा जाता है कि यह काम आधुनिक लेजर जैसी अत्यंत नियंत्रित तकनीक से किया गया, जिससे पत्थर की सतह पर बहुत सटीक और निरंतर नक्काशी संभव हो पाई, बिना पूरी दीवार को तोड़े या फिर से गढ़े। इस जगह का इतिहास और भी दिलचस्प है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले खदान की तरह इस्तेमाल होता रहा और औद्योगिक कटाई के द्वार में यह पहाड़ी लगभग अपना अस्तित्व खोने के करीब आ गई थी। फिर वही कटे हुए पत्थर का चेहरा एक नए अर्थ में बदल दिया गया, जैसे प्रकृति के घाव पर संस्कृति ने अपनी पहचान लिख दी हो। आज जब कोई यात्री इस दीवार के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ एक धार्मिक चित्र नहीं दिखता, उसे यह भी महसूस होता है कि भूविज्ञान, समय और मानव इरादा मिलकर कैसे एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो एक साथ प्राचीन भी लगे और आधुनिक भी। और इसी टकराव में खाओची चान का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। नंबर 9, कार्नियो क्रिस्टालिस, रंगों की नदी जो पानी में धरती की रोशनी बहा दे। कार्नियो क्रिस्टालिस को लोग अक्सर रंगों की नदी कहते हैं, लेकिन इसे देखकर यह नाम भी छोटा लगने लगता है, क्योंकि यहाँ रंग सिर्फ दिखते नहीं, वे बहते हुए महसूस होते हैं। इस नदी का सबसे असंभव पहलू इसकी सतह नहीं, उसका तल है, जहां कुछ विशेष जलीय पौधे और कांय जैसी जीवित परतें पानी के साथ मिलकर लाल, पीला, हरा और सुनहरा रंग बनाती हैं। कहा जाता है कि यह रंग धाराएं तभी उभरती हैं जब पानी असाधारण रूप से साफ हो, धूप सही कोण पर पड़े और प्रवाह इतना संतुलित रहे कि पौधे बहकर न टूटें। यानी यह दृश्य प्रकृति की कई शर्तों के एक साथ सही होने पर ही बनता है। नदी जिस चट्टानी मंच पर बहती है उसे अत्यंत प्राचीन बताया जाता है और उसी कठोर आधार में बने छोटे छोटे गड्ढे, चैनल और दरारें रंगों को अलग अलग पट्टियों में बांट देती हैं। कहीं लाल पट्टी लंबी कालीन जैसी फैलती दिखती है, कहीं पीला रंग बीच में चमकता है और कहीं हरा रंग किनारों पर ऐसे लगता है जैसे पानी खुद घास उगा रहा हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि रंग स्थिर नहीं रहते। आप कुछ कदम चलते हैं और पैटर्न बदल जाता है, जैसे नदी अपने नीचे का नक्शा खुद ही बार बार फिर से बना रही हो। पानी इतना पारदर्शी माना जाता है कि नीचे की बनावट और रंगों का विभाजन साफ दिखता है, जिससे आपको यह भ्रम होने लगता है कि आप पानी नहीं, किसी जीवित प्रकाश गलियारे को देख रहे हैं। किनारों से देखने पर रंगों की तीव्रता कभी बढ़ती है, कभी टूटती है और यही लगातार बदलती संरचना इस जगह को अवास्तविक बनाती है। कार्नियो क्रिस्टालिस का रहस्य केवल सुंदरता नहीं है, उसका रहस्य यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इतने साफ रंग बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सिर्फ जैविक जीवन और बहते पानी के तालमेल से बन जाते हैं। और जब आप वहां खड़े होकर इन रंगों को चलायमान देखते हैं तो यह एहसास पक्का हो जाता है कि धरती के कुछ अजूबे सच में हमारी सामान्य समझ के बाहर हैं। नंबर 10, डेड वैली, नामीब, लाल टीलों के बीच जली हुई खामोशी, समय का रुका हुआ फ्रेम। डेड वैली नामीब मरुस्थल के उस हिस्से में है जहां दृश्य खुद जीवित नहीं लगता, बल्कि किसी प्राचीन क्षण की तरह स्थिर दिखाई देता है। यह क्षेत्र नामीब नॉकलुफ्ट के विशाल इलाके के भीतर आता है और यहाँ के लाल टीले लगभग एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई करीब 1000 फीट तक बताई जाती है। इन्हीं टीलों के बीच एक पुराना बेसिन है जिसकी मिट्टी सफेद और कठोर है
और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन पर फटी हुई टाइलों का पैटर्न बना दिया हो। यह षटकोणीय दरारें असल में सूखने सिकुड़ने की प्रक्रियाओं का संकेत हैं, यानी यह सतह बार बार पानी और फिर सूखे के लंबे दौर से गुजरी है। इस जगह की सबसे डराने वाली लेकिन सबसे यादगार पहचान वे काले पड़े पेड़ हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले नदी का रास्ता बदल गया, पानी आना बंद हो गया और जो पेड़ यहां थे वे मर गए। फिर भी वे सड़क कर मिट्टी में घुले नहीं, क्योंकि यहाँ की हवा बेहद शुष्क है और नमी लगभग नहीं के बराबर रहती है। इसलिए वे तने आज भी खड़े हैं, जैसे समय ने उन्हें संभाल कर रख लिया हो। इन काले तनों के पीछे लाल टीलों का लोहे समृद्ध रंग और नीचे सफेद मिट्टी का तेज कॉन्ट्रास्ट मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाता है जो प्राकृतिक होते हुए भी किसी अलग दुनिया जैसा लगता है। काला, लाल और सफेद तीनों रंग एक ही फ्रेम में इतने साफ कि आंखों को यकीन नहीं होता। यहाँ हवा और सूखे की वजह से बेसिन लगभग मौन रहता है। न नए पेड़ जमते हैं, न हरियाली लौटती है और न ही यह जगह जल्दी बदलती दिखती है। डेड वैली का असर सुंदरता से ज्यादा उस एहसास से आता है कि आप एक ऐसे मरुस्थल के बीच खड़े हैं जहां प्रकृति ने जीवन को रोक दिया लेकिन उसके निशान मिटाए नहीं, और यही इसे असंभव जैसा बना देता है। नंबर 11, होंगे हानि धान की सीढ़ियां। पहाड़ पर पानी की ज्यामिति, इंसान और प्रकृति का अनुबंध। होंगे हानि धान की सीढ़ियां किसी एक खेत का दृश्य नहीं है, यह पूरे पहाड़ पर फैला हुआ एक जीवित सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जो दूर से देखने पर प्राकृतिक लगता है, लेकिन पास जाकर समझ आता है कि यह सैकड़ों साल की लगातार मेहनत, अनुशासन और पानी की समझ का नतीजा है। यह सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ी ढलानों पर हजारों स्तरों में फैली हुई मानी जाती है, जहां हर स्तर एक पतला सा समतल दर्पण बन जाता है। यही दर्पण वाली गुणवत्ता इसे असंभव सा बनाती है, क्योंकि जैसे ही रोशनी बदलती है पूरा पहाड़ चमकती परतों में बदल जाता है। कहीं चांदी जैसा उजाला, कहीं हल्का नीला, कहीं सुनहरा और कहीं गहरा काला प्रतिबिंब। इस व्यवस्था की रीढ़ पानी है। ऊंचाई पर मौजूद जंगलों से बहने वाला पानी धीरे धीरे चैनलों के जरिए नीचे उतरता है और हर सीढ़ी तक पहुंचता है, जैसे किसी ने गुरुत्वाकर्षण के साथ एक लंबी नियंत्रित नदी बना दी हो। हर खेत का किनारा मिट्टी से इस तरह दबाकर और आकार देकर बनाया गया है कि पानी रिसकर भागे नहीं, यानी ढलान पर रहते हुए भी पानी टिकता है और वही टिकाव धान को संभव बनाता है। बहुत सी सीढ़ियां इतनी संकरी बताई जाती हैं कि वे चौड़ाई में कुछ ही फीट की हों, फिर भी उनका क्रम इतना विशाल है कि पूरा इलाका एक साथ लहरों जैसा दिखता है। यहाँ का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि यह दृश्य केवल सुंदर नहीं, तर्कपूर्ण है। मानो पहाड़ को तोड़े बिना, उसे काटे बिना, उसके साथ समझौता करके उस पर खेती लिख दी गई हो। जब आप ऊपर से नीचे तक इन स्तरों की अनगिनत रेखाएं को देखते हैं तो आपको साफ महसूस होता है कि यह जगह सिर्फ खेत नहीं है। यह भूदृश्य को नियंत्रित करने की एक ऐसी मानवीय कला है जो प्रकृति के नियमों का विरोध नहीं करती, उन्हीं नियमों पर सटीकता से सवार होकर असंभव सुंदरता बना देती है। नंबर 12, रिफ्लेक्शन कैन्यन। लाल पत्थरों की घुमावदार गलियारा भूमि, पानी में दो आसमान। रिफ्लेक्शन कैन्यन का असर किसी ऊंचे झरने या विशाल पर्वत जैसा तुरंत शोर नहीं करता। इसका असर धीरे धीरे भीतर उतरता है, क्योंकि यह जगह दृश्य से पहले खामोशी देती है। एक दूर दराज लाल रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां चारों तरफ सूखी हवा और पत्थर का विस्तार हो, वहां अचानक एक घुमावदार पत्थरीला गलियारा खुलता है और उसके भीतर शांत पानी की एक ऐसी सतह मिलती है जो सही समय पर आईना बन जाती है। यही आईना इस जगह को असंभव बनाता है, क्योंकि जब हवा बिल्कुल थम जाती है, पानी की सतह इतनी स्थिर हो जाती है कि ऊपर का आकाश नीचे उतर आता है और आप एक साथ दो संसार देखते हैं, एक वास्तविक और एक प्रतिबिंबित। यह संरचना बलुआ पत्थर की परतों से बनी मानी जाती है, जो बहुत पुराने भूकाल की हैं
और लंबे समय तक कटाव प्रक्रिया में असमान तरीके से घिसती रही हैं। इसी असमान घिसाव ने यहाँ तीखे मोड़, गहरी वक्र रेखाएं और ऐसी दीवारें बनाई हैं जो किसी प्राकृतिक गलियारे की तरह लगती हैं। दिन भर रोशनी बदलने के साथ पत्थर का रंग भी बदलता दिखाई देता है, लाल और नारंगी से लेकर सुनहरे भूरे और कभी-कभी हल्के बैंगनी टोन तक। और जब यही रंग पानी में उतरते हैं तो पूरा दृश्य किसी चित्र की तरह लगता है, लेकिन चित्र नहीं होता। कई यात्रियों के लिए सबसे बड़ा क्षण वह होता है जब वे किनारे पर खड़े होकर नीचे की स्थिर सतह को देखते हैं और उनके दिमाग में दूरी का अंदाजा टूट जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब और वास्तविकता की सीमाएं एक दूसरे पर चढ़ने लगती है। लोक परंपराओं में ऐसी घुमावदार बनावटों को कभी कभी पुराने आत्मिक रास्तों से जोड़ा जाता रहा है, और चाहे आप उस मान्यता को माने या नहीं, जगह का वातावरण सच में ऐसा है कि आप बोलना कम कर देते हैं। रिफ्लेक्शन कैनियन का रहस्य यही है। यहाँ प्रकृति ने पानी को कैनवास बनाया, पत्थर को फ्रेम बनाया और हवा को शर्त, और जब तीनों एक साथ सही हो जाते हैं तो वास्तविकता खुद अपने ही प्रतिबिंब में अविश्वसनीय लगने लगती है। नंबर 13, सालार दे उयुनी, नमक का महासागर जहां आकाश धरती पर उतर आए। सालार दे उयुनी को देखकर पहली प्रतिक्रिया अक्सर यही होती है कि यह जमीन नहीं लगती। यह इतना समतल, इतना उजला और इतना दूर तक फैला होता है कि दिमाग गहराई का अंदाजा खो देता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नमक मैदान माना जाता है, जो किसी प्राचीन झील सूख जाने के बाद बना। यानी यह जगह पानी की अनुपस्थिति से बनी हुई समुद्र जैसी सतह है। इसका फैलाव हजारों वर्ग मील तक बताया जाता है, और यही विशालता इसे असंभव बनाती है। जहां नजर जाती है वहां सिर्फ सफेदी, पतली षटकोणीय रेखाएं और एक ऐसी क्षितिज रेखा जो मानो मिट गई हो। यहाँ की नमक की परत मोटी और कठोर मानी जाती है, और इसी वजह से इसका सतह समतलपन इतना उच्च स्तर का है कि इसे उपग्रह उपकरणों के अंशांकन जैसे कार्यों से भी जोड़ा जाता रहा है। लेकिन सालार का जादू सिर्फ सूखे मौसम में नहीं, बारिश के बाद शुरू होता है। बहुत पतली पानी की परत जब पूरी सतह पर फैल जाती है तो यह मैदान एक विशाल दर्पण में बदल जाता है। ऊपर का आकाश, बादल, सूरज की रोशनी, सब कुछ नीचे उतर आता है। उस क्षण आपको यह पता ही नहीं चलता कि आप जमीन पर चल रहे हैं या किसी दूसरी परत में तैर रहे हैं। कदमों के आसपास हल्की हल्की तरंगें बनती हैं, और वही तरंगें इस दर्पण को जीवित बना देती हैं। सालार दे उयुनी को सिर्फ भूगोल नहीं, सांस्कृतिक स्मृति भी बनाती है। स्थानीय समुदायों ने लंबे समय तक नमक को संसाधन की तरह इस्तेमाल किया, और इस तरह यह इलाका केवल दृश्य नहीं रहा, यह जीविका, परंपरा और पहचान का हिस्सा भी रहा। आधुनिक समय में इसके नीचे मौजूद खनिज भंडारों की चर्चा इसे रणनीतिक महत्व भी देती है, लेकिन यात्रियों के लिए इसका सबसे बड़ा मूल्य वही है जो आंखें महसूस करती हैं। एक ऐसी जगह जहां ऊपर और नीचे का फर्क मिट जाता है, और प्रकृति बिना किसी पहाड़, बिना किसी जंगल, सिर्फ समतलपन के सहारे वास्तविकता को अविश्वसनीय बना देती है। नंबर 14, पमुक्काले, सफेद सीढ़ियां जहां पानी पत्थर बनकर बहता है। पमुक्काले को देखते ही लगता है जैसे किसी ने पहाड़ी पर बर्फ की परतें जमा दी हों, लेकिन यह बर्फ नहीं है, यह पत्थर है, और वह भी पानी से बना पत्थर। यहाँ गर्म झरनों का खनिज समृद्ध जल लगातार बहता रहता है, और जब वह सतह पर आता है तो उसमें घुले कैल्शियम यौगिक, बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें दबाव और तापमान बदलते ही अलग होने लगती हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे ट्रैवर्टीन की सफेद परतें बनाती है, परत दर परत, जैसे समय खुद सीढ़ियां गढ़ रहा हो। इन सीढ़ियों के साथ साथ हल्के फिरोजी रंग के उथले तालाब बनते हैं, जिनमें सूरज की रोशनी पड़ते ही पानी और पत्थर की सीमा धुंधली हो जाती है। दूर से यह जगह किसी प्राकृतिक छत जैसी लगती है, और पास जाकर पता चलता है कि हर किनारा, हर घुमाव, हर कटाव पानी के बहाव की दिशा का एक रिकॉर्ड है।
इस जगह का रहस्य सिर्फ सुंदरता नहीं, उसकी लगातार बनती हुई प्रकृति है। पमुक्काले स्थिर नहीं है, यह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि बहता पानी हर पल नई परत छोड़ता है। इसी कारण यहां कदम रखते ही एक अजीब अनुभव होता है। आप एक ऐसी सतह पर चल रहे हैं जो हजारों साल में बनी, लेकिन आज भी बन रही है। इतिहास में भी इसे उपचार और स्नान से जोड़ा गया, इसलिए यह केवल भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं, मानवीय अनुभव का केंद्र भी बन गया। जब आप नंगे पैर गर्म सफेद पत्थर पर चलते हैं और पास के तालाबों में पानी की हल्की सी गर्माहट महसूस करते हैं, तो समझ आता है कि यहाँ धरती और पानी अलग अलग नहीं, एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। यही पमुक्काले को सच में असंभव सा बना देता है। आज के वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि हमारी धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो बिना किसी कल्पना के भी अविश्वसनीय लगती हैं। कहीं नमक का दर्पण आकाश उतार देता है, कहीं पानी पत्थर बनकर सीढ़ियां गढ़ देता है, और कहीं रेगिस्तान के बीच नीली झीलें उग आती हैं।